नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे जीएमसीएच का पेपर और इस पेपर से हमने प्रीवियस पार्ट के अंदर 50 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे। आज जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बचे हैं वो कंप्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस जरूर कर ले ताकि आपको हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्दी से जल्दी मिलते रहे। चलिए हम फटाफट से जो रिमेनिंग 50 क्वेश्चंस बचे हैं उनको हम सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम अभी नज़दीक है नॉर्थ सेट का और जिपमर का, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे 51 नंबर जो सवाल आपको पूछा गया था जीएमसीएच की एग्जाम में, ट्रोकेंटर रोल इज यूज्ड टू, ट्रोकेंटर जो रोल है उसका यूज़ क्या है, ये सिंपल सवाल आपको पूछा गया है और ये प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में भी ये सवाल पूछा जा चुका है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप अच्छे से पढ़ लेना। अगर आपको कहीं पर प्रीवियस ईयर के पेपर्स एक जगह नहीं मिल रहे हैं तो हमारे ऐप के ऊपर आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है ट्रोकेंटर रोल का यूज़। ट्रोकेंटर जो रोल है वो मोस्टली एससीआई में यूज़ करते हैं। क्या है एससीआई? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी किसी पर्सन को होती है तो उस दौरान ट्रोकेंटर रोल मोस्टली यूज़ लिया जाता है। सवाल यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि ट्रोकेंटर रोल जो है उसका यूज़ क्या है। देखिए यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, प्रिवेंट एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हिप व्हेन पेशेंट इज इन रिकम्बेंट पोजीशन। पेशेंट है रिकम्बेंट पोजीशन में, उस पेशेंट में जो एक्सटर्नल रोटेशन होता है हिप का उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज़ करते हैं ट्रोकेंटर रोल। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीट हो सकता है। अगला सवाल देखिए, रिस्ट ड्रॉप इज ए कंडीशन इन विच। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर एक एग्जाम में, ऐसे जो सवाल होते हैं वो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा भी गया है। देखिए सवाल यहाँ पे पूछे जा रहा है, रिस्ट ड्रॉप एक कंडीशन है, किस चीज़ की कंडीशन है? पहले तो आपको मैं ये बता दूँ, रिस्ट ड्रॉप होता क्या है। रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व की इंजरी होती है, बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखना रेडियल नर्व करेक्ट आंसर कर देना। रेडियल नर्व यानी कि रिस्ट ड्रॉप में कौन सी नर्व की इंजरी होती है, रेडियल नर्व की। अब यहाँ पे सवाल आपको ये पूछा जा रहा है, रिस्ट ड्रॉप एक कंडीशन है, किस चीज़ की कंडीशन है? तो यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकेंड, एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट एंड डिजिट्स डू नॉट वर्क। जो एक्सटेंसर मसल ऑफ रिस्ट है, जिस तरफ की रेडियल नर्व इंजर्ड हुई है उस साइड की जो एक्सटेंसर मसल्स है रिस्ट की वो काम नहीं करेगी, जो अपना प्रॉपर काम कर रही थी वो प्रॉपर काम नहीं करेगी। साथ साथ जो डिजिट्स है यानी जो आपकी फिंगर्स है, जो अंगुलियाँ हैं जिसमें आप प्रॉपर मूवमेंट पहले कर पा रहे थे, लेकिन अगर रेडियल नर्व की इंजरी हो गई, रिस्ट ड्रॉप हो गया तो प्रॉपर डिजिट्स भी काम नहीं कर पाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, द बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस टू प्रिवेंट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया इज। हमने ये सवाल पहले भी प्रीवियस पार्ट के अंदर भी देखा था, लेकिन सवाल वहाँ पे था HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन से। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया है उसको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर कर देना है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबाउट। जो भी यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन आप पढ़ते रहना साथ साथ में, ABC तीनों ऑप्शन ही जो है ये बेस्ट नर्सिंग प्रैक्टिस है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को ठीक करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ओके, अगला सवाल देखिए, आइडियल सॉल्यूशन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम नॉन हेमरेजिक वुड बी। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि आइडियल जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन इंट्रावेस्कुलरली हम देंगे यानी आईवी रूट से देंगे, जिससे कि उस पेशेंट में, किस पेशेंट में दे रहे हैं हम ये आईवी जो आइडियल सॉल्यूशन है ये किस पेशेंट में दे रहे हैं? नॉन हेमरेजिक, यानी पेशेंट को कोई हेमरेज वगैरह नहीं हुआ है, ना ही कोई हाइपोवोलेमिया की कंडीशन है। तो यहाँ पे हम कौन सा सॉल्यूशन उस पेशेंट को दे सकते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन से होते हैं आपके? 0.9% NaS एंड RL। बहुत बार ये भी सवाल पूछा जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जांपल बता दो, तो वहाँ पर आपको ये ऑप्शन, इनमें से आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, तो इनमें से एक जो आंसर है वो आपको राइट करना होगा, वो आपको चूज करना होगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जब सवाल दिया जाता है तब 0.45%
NS भी दिया जाता है, 0.9% NS भी दिया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग वैल्यूज आपको दी जाती है। तो जो 0.45 है ये क्या हो गया, हाइपोटोनिक। ये क्या है, आइसोटोनिक तो 0.9% है, लेकिन इससे भी कम हो रहा है तो वो क्या है, हाइपोटोनिक। अगर 0.9% से बढ़ा के आपको देता कि 5% NS है तो ये क्या हो जाता, हाइपर टॉनिक। तो ध्यान रखना, बहुत ही बार ये सवाल पूछा जा चुका है। ओके, अगला सवाल देखिए, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। पोस्टपार्टम हेमरेज यानी PPH का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा भी जा चुका है। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, एटोनिक यूट्रस। ये क्या है, मोस्ट कॉमन कॉज है PPH का। बाकी ऑप्शंस आप देखते रहना, ऐसे ही ऑप्शंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं आपकी नॉर्थ जिम्मर की एग्जाम में। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑफ द बॉडी आर द ऑलमोस्ट कंस्टेंट माइटोसिस। यानी बॉडी की ऐसी वो कौन सी सेल है जिसमें माइटोसिस की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट कंस्टेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, मसल सेल। जो मसल सेल्स है वो एक ऐसी सेल्स है बॉडी की जिसमें जो माइटोसिस की जो प्रोसेस होती है वो कंस्टेंटली प्रेजेंट होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर में करना था ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, टोटल लंग्स कैपेसिटी इन ए हेल्दी एडल्ट मेल इज अप्रॉक्सीमेट। जो हेल्दी मेल है उसमें टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC कितनी होगी, अप्रोक्सीमेट आपको पूछी गई है। दोस्तों यहाँ पर आंसर करना था ऑप्शन डी, 6000 ml। दोस्तों यहाँ पर 6000 ml ना देकर आपको 6 लीटर भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप तो कह दो कि सर ने तो बताया नहीं था, सर ने तो कहा था 6000 ml होता है, 6 लीटर तो कभी सर ने बताया नहीं था, और आप 600 ml कहीं करके आ जाओ तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ध्यान रखना, थोड़ी सी इन चीज़ों का आप ध्यान रखा करो। 6000 ml को 6 लीटर भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 1000 ml में 1 लीटर होता है। तो वैसे ही 6000 ml को 6 लीटर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना, बहुत बार ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल जो मैंने आपको अभी बताया था आइसोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल, वहीं से सवाल पूछा गया है। देखिए, विच एमंग द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन। आइसोटोनिक इंट्रावीनस सॉल्यूशन कौन सा है, या फिर आइसोटोनिक जो सॉल्यूशन है उसका एग्जाम्पल आपको बताना है। मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस का। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 10% डेक्सट्रोज, 0.45% NaCl। अभी मैंने आपको बताया भी था 0.5% NS आपको आंसर में दे, ऑप्शन में दे तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। 0.9% अगर आपको NS देता तो आपका ये हो जाता आइसोटोनिक, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है ऑप्शन डी RL। तो ये क्या है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन है। अगर 0.9% से अबव कोई वैल्यू आपको दी जाती जैसे 5% NS तो ये क्या हो जाता फिर हाइपर टॉनिक। तो ऐसे जो सवाल है ये बहुत बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो ध्यान रखना है ऐसे सवाल का। अगला सवाल कोविड-19 से लेकर मतलब कोविड-19 को लेकर यहाँ पे सवाल पूछा गया है। WHO डिक्लेयर्ड द 2019 novel coronavirus outbreak as a public health emergency of international concerns, PHEIC on। देखिए यहाँ पे 2 सवाल बनते हैं। दोस्तों आपको सवाल ये पूछा जा सकता है PHEIC की फुल फॉर्म क्या होती है। आगे जो एग्ज़ाम्स होने वाली है, जो भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स में, उनमें आपको सवाल PHEIC से पूछा जा सकता है, या इनमें से एक वर्ड भी आपको पूछा जा सकता है, जैसे IEC, इनमें से कोई एक वर्ड आपको पूछा जा सकता है, या फिर फुल फॉर्म इसकी पूछी जा सकती है। राइट आंसर कर देना पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न्स। दोस्तों दो सवाल यहाँ पे हो रहे हैं। एक तो PHEIC की फुल फॉर्म मिल रही है, दूसरा सवाल ये है कि WHO ने डिक्लेयर किया था कोविड-19 को कि ये पैंडेमिक कंडीशन है, तो ये कब डिक्लेयर किया था, सवाल ये पूछा जा रहा है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको राइट आंसर करना था वो करना था आपको ऑप्शन फर्स्ट, 30 जनवरी 2020, यानी 2020 30 जनवरी को WHO ने PHEIC जो है उसके थ्रू कहा था कि ये जो कोविड-19 है ये एक पैंडेमिक कंडीशन है। ओके, अगला सवाल देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट्स इज ए रेक्टल टेम्परेचर मोस्ट यूजली कॉन्ट्राइंडिकेटेड। बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है और इस बार भी GMCH के एग्जाम में
पूछा गया। इसीलिए मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर कहा था कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आप अच्छे से पढ़ लेना। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एम्स हो, चाहे ESIC हो, चाहे CHO की तैयारी कर रहे हो, तो CHO के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स वो आप पढ़ लो। बाकी जो भी एग्ज़ाम्स के पेपर्स हो रखे हैं वो भी आप पढ़ लो। वैसे CHO में तो सिलेबस अलग होता है, तो CHO के पेपर्स सिर्फ CHO के पेपर्स ही पढ़े। बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो जो भी एग्ज़ाम्स हुई है, प्रीवियस एग्ज़ाम्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो पेपर्स ज़रूर पढ़ ले। इसलिए मैं कहता हूँ क्योंकि वहीं से ऑलमोस्ट जो क्वेश्चंस है वो रिपीट होते रहते हैं। देखिए सवाल आपको क्या पूछे जा रहा है कि जो क्लाइंट है आपके पास में, जो क्लाइंट आपके पास में है, ऐसा वो कौन सा क्लाइंट है जिससे रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेना है, यानी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, क्लाइंट हु हैज़ हैड ए मायोकार्डियल इन्फेक्शन, यानी आपको कार्डियक डिजीज भी दिया जा सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी ऑप्शन में दिया जा सकता है। यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज का ही एक जो डिजीज कंडीशन है वो दे रखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं होगी समझने में। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, यानी पेशेंट अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन का है तो उस पेशेंट से रेक्टल टेम्परेचर नहीं लेंगे। ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा। मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कार्डियोलॉजिक जिसकी भी डिजीज कंडीशन है उन सभी के लिए रेक्टल टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ये क्या करता है, जब आप रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं तो उस दौरान वेगस नर्व जो है वो स्टिमुलेट हो जाती है। इसलिए जो भी कार्डियोजेनिक या फिर कार्डियोलॉजिक जो भी डिजीज कंडीशंस जिन पर्सन्स को होती है उन पर्सन्स में रेक्टल टेम्परेचर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। इनसे कभी भी रेक्टल टेम्परेचर नहीं लिया जाता है। अगला सवाल देखिए, इन मियोसिस हाउ मैनी डॉटर सेल आर प्रोड्यूस्ड, जो मियोसिस की प्रोसेस होती है उसमें कितनी क्या डॉटर सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती है। सिंपल सा सवाल यहाँ पे पूछा गया है। राइट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, यानी 4 जो है ये 4 डॉटर सेल जो है मियोसिस की प्रोसेस के अंदर प्रोड्यूस होती है। अगला सवाल देखिए, विच हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज इनहिबिट्स द सिक्रीशन ऑफ FSH एंड LH। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल गलत किया होगा। एम्स पटना को देखो, एम्स पटना में ये सवाल पूछा गया था। शायद जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उनको तो पता ही है, लेकिन जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ रखे थे उनको भी पता है। एम्स पटना ने ये सवाल पूछा था कि ओवरी कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती है। दोस्तों वहाँ पर भी आपने आंसर किया होगा इनहिबिन। तो सीधी सी बात है कि जो ओवरी है वो सिक्रेट क्या करेगी, इनहिबिन। ये क्या करेंगे, ये FSH एंड LH के सिक्रेशन को इनहिबिट करेंगे। GnRH कभी भी यहाँ पे राइट आंसर नहीं होगा। GnRH जो है वो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, जो FSH LH को एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस करने का, स्टिमुलेट करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है ओवरीज की, ना कि हाइपोथैलेमस की। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एम्स नॉर्सेट में, मतलब एम्स पटना का जब एग्जाम हुआ था, अभी नॉर्सेट चल रहा है, आगे पता नहीं कुछ और नाम दे दे। तो देखिए एम्स पटना का जब एग्जाम हुआ था उस दौरान ये सवाल पूछा गया था। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। ओवरीज से सिक्रेट होता है इनहिबिन हार्मोन। ये क्या करता है, FSH एंड LH हार्मोन को इनहिबिट या फिर इनके जो सिक्रेशन होते हैं उनको इनहिबिट करने का काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल देखिए, द एंजाइम पेप्सिन डाइजेस्ट विच डाइटरी कंपोनेंट, कौन सा वो डाइटरी कंपोनेंट है जो डाइजेस्ट होता है जो पेप्सिन एंजाइम है उसके द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, यानी ए, प्रोटीन जो है वो डाइजेस्ट होते हैं पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में। अगला सवाल देखिए, बिल्कुल इजी पेपर पूछा गया है, यानी यहाँ पे ऑलमोस्ट जिन्होंने अच्छे से पढ़ाई कर रखी थी, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स अच्छे से सॉल्व कर रखे थे, उनके 70+ नंबर तो आराम से आ ही जाएंगे। और जिनके 70+ आ रहे हैं जनरल OBC वालों के, जैसे जनरल है तो 75 तक जा सकती मे भी, बाकी 70 तक तो 100% कोशिश है कि यहाँ तक एग्ज़ाम में, मतलब जो कट ऑफ है वो 70+ ही रहने वाली है। जनरल OBC वगैरह उनका सिलेक्शन 70+ या वो में भी हो जाएगा, है ना। बाकी देखते हैं GMCH कितने क्या कट ऑफ रखता है और ऑफिशियल आंसर की क्या देता है। फिलहाल अभी देखते हैं अगला सवाल। देखिए अगला सवाल क्या पूछा जा रहा है, द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी इज़, ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला टिश्यू कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आंसर में करना था ऑप्शन बी, कनेक्टिव टिश्यू, जो ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट होता है, हेड टू टॉ ऑल ओवर बॉडी में प्रेजेंट सबसे ज़्यादा जो टिश्यू पाया जाता है वो कौन सा है, कनेक्टिव टिश्यू, जो एक दूसरे से कनेक्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वालिटी एश्योरेंस इन नर्सिंग इज कंसर्न्ड विथ, क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो नर्सिंग में
किससे कंसर्न की गई है, तो सवाल आपको ये पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस। क्वालिटी एश्योरेंस नर्सिंग में क्यों यूज़ लेते हैं या फिर क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, इसको इसलिए पढ़ते हैं कि ताकि जो भी प्रैक्टिस करे वो कैसी हो, स्टैंडर्ड हो। ओके, तो यहाँ पे जो क्वालिटी एश्योरेंस है उसका मतलब क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस, है ना। अगला सवाल देखिए, डिफॉर्मिटी ऑफ डैश बॉन रिजल्टिंग इन स्प्रेंजल शोल्डर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपकी अपकमिंग एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। स्टार करके लिख लेना, याद इसको अच्छे से कर लेना, दिमाग में छाप लेना इस सवाल को। स्प्रेंजल शोल्डर्स, स्प्रेंजल शोल्डर्स में कौन सी बोन की डिफॉर्मिटी होती है, सिंपल सा सवाल ये पूछा गया। अब यहाँ पे नाम दे रखा आपको शोल्डर, शोल्डर लास्ट में नाम तो शोल्डर आ ही रहा है, तो यहाँ पे टीबिया, अल्ना, रेडियस इनका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन ए, स्कैपुला की डिफॉर्मिटी को क्या बोलते हैं, स्प्रेंजल शोल्डर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी अपकमिंग एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वाज इन्वेंटेड बाय। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो दोस्तों ये जो वैक्सीन बनाई थी वो बनाई थी साइंटिस्ट एडवर्ड जेनर ने। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अमीबियासिस इज ट्रांसमिटेड थ्रू। अमीबियासिस जो है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, ये एक डिजीज कंडीशन है अमीबियासिस, ये किस मेथड से ट्रांसमिट होती है। दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर आपको करना था ऑप्शन ए, फिकल ऑरल रूट। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और आगामी एग्जाम्स में आपको ये सवाल मिल सकता है। अमीबियासिस ट्रांसमिट होता है फिको ऑरल रूट से। ऐसे ही फिको ऑरल रूट से हिपेटाइटिस ए एंड ई होता है। ध्यान रखना, बहुत बार एम्स नॉर्सेट में भी हिपेटाइटिस से सवाल पूछे जाते हैं। हिपेटाइटिस ए और जो ई है वो भी फिको ऑरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं। पेरेंटल रूट जिन बंदे ने यहाँ पे किया है उनका आंसर गलत है। अगला सवाल देखिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विटामिन डी इज फाउंड इन विच अमंग द फॉलोइंग। विटामिन डी सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, साथ साथ पढ़ते जाना। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, कॉड लिवर ऑयल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी फाइंड आउट होता है यानी पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, 3D यानी डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ विच डेफिशिएंसी डिसऑर्डर। बहुत बार ये सवाल प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और आज यानी कल के एग्जाम में भी ये सवाल पूछा गया था। देखिए जो 3D है, ये करेक्टरिस्टिक डायरिया, डिमेंशिया एंड डर्मेटाइटिस, ये किसकी डेफिशिएंसी से देखने को मिलेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, नियासिन। नियासिन की डेफिशिएंसी में देखने को मिलते हैं 3D। और जो आपने 4D कभी कभी पढ़े होंगे या फिर किसी कोचिंग में जो भी आप ले रहे हैं 4D भी आपने पढ़े होंगे। 4D के अंदर लास्ट जो डी है उसका मतलब होता है डेथ, वो कोई सिम्टम नहीं है ना, इसलिए इसको 3D सिम्टम ही कहा जाता है। ओके, अगला सवाल देखिए, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच, जो पार्ट सेकंड है वो आपका स्टार्ट हो चुका है। इसमें पार्ट सेकंड में टोटल 30 क्वेश्चंस है। ये ज़्यादा वैसे डिफ़िकल्ट तो ये भी नहीं है, ऐसा तो पेपर मतलब पूरा पेपर ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल मीडियम लेवल का है। और जिन्होंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स पढ़ रखे थे ना, उनके तो मैं कह रहा हूँ ना कि 70+ आंसर्स राइट हुए हैं। देखिए सवाल क्या पूछा जा रहा है, 71 नंबर, सर्जिकल ऑपरेशन इन विच एन ओपनिंग इज मेड थ्रू द एब्डोमिनल वॉल to enable discharge of waste in the ileum, to enable discharge of waste without passing through the colon is। देखिए सर्जिकल ऑपरेशन का आपको नाम पूछा गया है कि वो सर्जिकल ऑपरेशन कौन सा होगा जिसके थ्रू ओपनिंग बनाएंगे एब्डोमिनल वॉल से और जो भी डिस्चार्ज होता है वेस्ट का इलियम के थ्रू, वो डिस्चार्ज जो है उस ओपनिंग से होगा, वो उस ओपनिंग से होगा। तो उस टर्म को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे बात हो रही है इलियम की, तो इलियोस्टोमी आपको राइट आंसर करना था। बाकी आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वैसेक्टमी ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। आर्थ्रोस्कोपी इससे कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे इलियम का। गैस्ट्रोस्कोपी जिन्होंने किया है उनका आंसर भी गलत है। देखिए यहाँ पे आपको आंसर में क्या करना था, ऑप्शन फर्स्ट, इलियोस्टोमी जो प्रोसीजर है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट कंप्लेंट रिक्वायर इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन। यहाँ पे दो क्लाइंट आपको दे रखे हैं, दो पेशेंट आपको दे रखे हैं, वो आपको आते ही कंप्लेन कर रहे हैं। तो एज नर्स आप सबसे पहले किस पेशेंट को देखोगे, ये आपको पूछा जा रहा है। देखिए ऑप्शन आपको जो दिए गए हैं, ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड, जो दोनों ही पेशेंट कंप्लेन कर रहे हैं दोनों ही ठीक है, यानी ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोथ ए एंड बी दोनों ही आए हैं और सीवियर पेन की आपको क्या कर रहे हैं, वहाँ पे आते ही
कंप्लेन कर रहे हैं। तो मतलब पेन तो दोनों को ही सीवियर हो रहा है, शार्प पेन हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, यहाँ पर भी इसको शार्प चेस्ट पेन हो रहा है। तो मतलब पेन तो दोनों को ही शार्प और सीवियर ही हो रहा है, तो दोनों को ही देखना है। ऐसा तो है नहीं कि इसको शार्प सीवियर पेन हो रहा है तो इसको नहीं देखूंगा, इसको देखूंगा, नहीं, मतलब दोनों को ही देखना है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इन साइकेट्रिक वार्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट शुड द नर्स असेस फर्स्ट। बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं, ये प्रायोरिटी बेसिस सवाल है। देखिए, एज आप साइकेट्रिक नर्स है और साइकेट्रिक वार्ड में आप ड्यूटी कर रहे हैं, आपके पास में पेशेंट आता है तो कौन से पेशेंट को आप सबसे पहले असेस करेंगे। 4 पेशेंट आपके पास में हैं, उन पेशेंट्स में से आप किस पेशेंट को सबसे पहले असेस करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकेंड, ए पेशेंट विथ ए एक्यूट अटैक ऑफ सीवियर एंजाइटी। मतलब अभी अभी अटैक आया किसका, सीवियर एंजाइटी का, उस पेशेंट को सबसे पहले देखना है। जो क्रॉनिक स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट है, जो पहले से सफ़र कर रहा था, वो वापस आया है, उसको वापस एडमिट किया गया, तो उसको ज़्यादा असेस करने की पहले ज़रूरत नहीं है। वैसे तो जो आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं वो चारों के चारों सही होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले असेस किसको करना है, प्रायोरिटी बेसिस सवाल है। तो यहाँ पे सबसे पहले असेस करेंगे जो एक्यूट अटैक सीवियर एंजाइटी का जिस पर्सन को आया है, जो आपके पास में आया है साइकेट्रिक वार्ड में, इस पेशेंट को सबसे पहले असेस करना है। बाकी जो भी पेशेंट्स हैं उनको भी असेस करना है, लेकिन बाद में। ओके, अगला सवाल देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ कॉरोनरी आर्टरी डिजीज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसीजर। देखिए सवाल आपको क्या पूछा गया, CAD कॉरोनरी आर्टरी डिजीज है और उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट देना है, तो क्या देंगे। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा सवाल पूछा गया और यहाँ पे जवाब भी बिल्कुल सिंपल सा करना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकेंड, ऑरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। मेडिकल मैनेजमेंट का मतलब है टैबलेट्स वगैरह, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट करना, वही तो है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑरल मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। बाकी सारे के सारे सर्जिकल मैनेजमेंट है, कैथेटर कार्डियक कैथेटराइजेशन है, कॉर्नरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग है, PTC है, ये सारे क्या है, सर्जिकल मैनेजमेंट है। यहाँ पे एक ही मेडिकल मैनेजमेंट है, वो कौन सा है, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हेमिल्च मैन्यूअर इज यूज्ड टू। ऐसे ही एक मैन्यूअर आपने पहले भी पढ़ा होगा शोल्डर डिस्टोशिया के लिए, मैक रॉबर्ट मैन्यूअर। प्रीवियस पार्ट में देखना, वहाँ पर मैंने आपको बताया कि अगर शोल्डर डिस्टोशिया से कोई महिला सफ़र कर रही है और उसकी डिलीवरी होनी है तो कौन सा मैन्यूअर यूज़ करेंगे, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था मैक रॉबर्ट मैन्यूअर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, वो भी याद अच्छे से कर लेना, प्रीवियस पार्ट अच्छे से देखना। देखिए यहाँ पे हेमिल्च मैन्यूअर क्यों यूज़ लेते हैं, तो यहाँ पे जो राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट, क्लियर फॉरेन बॉडी फ्रॉम एयरवे। जैसे एयरवे में कोई फॉरेन पार्टिकल अटक गया हो तो उसको क्लीन करने के लिए हेमिल्च मैन्यूअर जो है वो यूज़ किया जाता है। अगला सवाल देखिए, कार्पल टनल सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय कंप्रेशन ऑफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है। सवाल को घुमा फिरा के आपको पूछते हैं। सवाल इस प्रकार से भी मतलब इस सवाल को एम्स किस प्रकार से पूछेगा, एम्स कहेगा कि एक पेशेंट है जो कंटिन्यूस 4 से 6 घंटे कंप्यूटर पे वर्क करता है, उस पर्सन को कार्पल टनल सिंड्रोम का अटैक आया है। तो यहाँ पर आप मुझे ये बताइए कि कार्पल टनल सिंड्रोम का उसको अटैक आया है तो उसमें हुआ क्या है, मतलब कार्पल टनल सिंड्रोम किस नर्व की इंजरी की वजह से हुआ है। मैंने आपको अभी बताया था रिस्ट ड्रॉप में क्या हो रहा था, अल्नर नर्व की इंजरी हो रही थी। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कार्पल टनल सिंड्रोम, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर में क्या करना है, ऑप्शन सेकंड, मीडियल नर्व। और बहुत बार ये सवाल पूछा जा चुका है, आगामी जो भी एग्जाम्स होने वाली है उसमें भी ये सवाल पूछा जाएगा। अच्छे से नोट कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। दोस्तों ये PDF आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी, साथ ही जो रेशनल्स है वो भी आपको हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो ऐप आप डाउनलोड जरूर कर ले, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला सवाल देखिए, इन केस ऑफ निडल स्टिक इंजरी फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ द नर्स शुड। देखिए इन केस निडल स्टिक इंजरी बिल्कुल नॉर्मल है, मतलब जब आप किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे निडल स्टिक इंजरी होना वैसे आम बात तो नहीं है, बट कभी कभार 100 में से एक या फिर 300 में से एक केस ऐसा होता है जिसमें निडल स्टिक इंजरी, जो भी नर्सिंग केयर नर्स प्रोवाइड कर रही है उसको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट रेस्पॉन्स एज ए नर्स आपका क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है, ऑप्शन सी, वॉश द साइट विथ सॉप एंड वाटर। यानी कि जब डॉग बाइट करता है वैसा ही मैनेजमेंट यहाँ पे आपको करना है, यानी जो साइट है उसको वॉश करना है सॉप एंड वाटर से कंटिन्यूसली। ओके, तो ये जो है वो आपका फर्स्ट रेस्पॉन्स रहेगा। अगला सवाल देखिए, द फॉलोइंग आर्टिकल आर इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ क्रैश कार्ट इन हॉस्पिटल एक्सेप्ट। सवाल पूछा जा रहा है एक्सेप्ट से।
हॉस्पिटल के अंदर जो क्रैश कार्ट होती है, इमरजेंसी ट्रॉली जिसको आप बोल सकते हैं, इसमें सभी इक्विपमेंट यूज़ लिए जाते हैं। इस क्रैश कार्ट के अंदर सभी इक्विपमेंट रखते हैं हम, एक को छोड़कर। यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना था वो करना था ऑप्शन डी, स्टेशनरी आइटम। स्टेशनरी आइटम का कोई काम नहीं है हॉस्पिटल के इस क्रैश कार्ट के अंदर। डिफिब्रिलेटर हम रखेंगे, मटेरियल ऑफ पेरिफेरल इंट्रावेनस एक्सेस ये भी रखेंगे, रिससिटेशन मेडिसिन ये भी हम रखेंगे इसको। इसीलिए तो इमरजेंसी ट्रॉली कहा जाता है क्रैश कार्ट को। तो यहाँ पे स्टेशनरी आइटम का कोई काम नहीं है, तो एक्सेप्ट से पूछा है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एन एरर इन मेजरिंग ब्लड प्रेशर में रिजल्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ब्लड प्रेशर जब आप ले रहे हैं उस दौरान, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के दौरान कौन कौन सी एरर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन डी, एनी ऑफ दीज। जो आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से कोई सा भी एक एरर हो सकता है, मतलब तीनों ही सही है, इनमें से कोई सा भी एरर हो सकता है। अगर कफ की साइज जो है वो रॉन्ग हो, पोजीशन रॉन्ग हो, तो बीपी जो है वो एग्जैक्टली आप मेजर नहीं कर पाएंगे। बाकी जो पोजीशन है वो हार्ट की, मतलब जो आपका स्पाइगमोमेनोमीटर है उसकी अगर जो हाइट है वो स्पाइगमोमेनोमीटर से ऊपर या नीचे आपने कर रखी है तो भी एग्जैक्ट जो आपको मेजरमेंट करनी है ब्लड प्रेशर वो नहीं कर पाओगे। तो जो तीनों ऑप्शंस है ये तीनों ही एरर है, इनकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे या फिर मतलब एग्जैक्टली ब्लड प्रेशर आप मेजर नहीं कर पाओगे। अगला सवाल देखिए, एपिकल पल्स ऑफ पेशेंट कैन बी असेस्ड बाय। एपिकल पल्स जो है पेशेंट्स के अंदर कैसे हम असेस कर सकते हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे करना था ऑप्शन सी, ऑस्कल्टेशन द हार्ट। जो हार्ट है उसको ऑस्कल्टेट करके एपिकल पल्स को अच्छे से सुन सकते हैं। पीएमआई का नाम आपने सुना होगा, पीएमआई जो है पार्ट, मतलब पीएमआई हार्ट के एपिकल पल्स जहाँ से हम सुनते हैं वो पीएमआई पार्ट होता है, जहाँ से अच्छे से हम एपिकल पल्स को सुन सकते हैं, ऑस्कल्टेट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, बेड साइड असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेशन बाय नर्सिंग प्रोफेशनल इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। बेड साइड असेसमेंट जब रेस्पिरेशन का करना हो तो उस दौरान जो भी नर्स वहाँ पे काम करे वो सभी चीज़ें वहाँ पे रखेगी जिनसे मतलब पेशेंट का रेस्पिरेशन कभी भी चेक कर सकते हैं, एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, असेसमेंट ऑफ एनी इंजरी टू चेस्ट की इंजरी के बजाय बाकी जो यहाँ पे दी गई है वो सारी चीज़ें रेस्पिरेशन को असेस करने के लिए बेड साइड जो भी इक्विपमेंट वगैरह रखने होते हैं या फिर जो भी आपको रेस्पिरेशन के लिए जो कुछ करना होता है वो सारे काम करने हैं। रेस्पिरेटरी रिदम, पैटर्न, रेगुलरिटी ये चेक करनी होती है। डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग है वो चेक करनी होती है। एफर्ट एसोसिएटेड विद ब्रीदिंग में जो एफर्ट्स लग रहे हैं उनको आपको असेस करना होता है। तो ये सारे असेसमेंट है, एक को छोड़कर, जो कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, व्हाट शुड बी द नर्स इमीडिएट डिसीजन ऑन फिजिशियन ऑर्डर टू गिव 1 यूनिट ऑफ ब्लड इंट्रावेनसली। देखिए फिजिशियन ने ऑर्डर दिया है कि 1 यूनिट ब्लड जो है इंट्रावेनसली पेशेंट को देना है, तो यहाँ पे नर्स इमीडिएट एक्शन क्या लेगी, इमीडिएट अपना डिसीजन क्या लेगी। यहाँ पर राइट आंसर आपको करना है ऑप्शन डी, क्लैरिफाई द ऑर्डर विथ फिजिशियन, प्रिपेयर द पेशेंट एंड कलेक्ट ब्लड यूनिट। पहले तो क्या करना है, जो ऑर्डर है उसको क्लैरिफाई करना है फिजिशियन से, और बाद में पेशेंट को क्या करना है, प्रिपेयर करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, साथ ही साथ ब्लड यूनिट से ब्लड कलेक्ट करना है। तो ये आपका क्या रहेगा, इमीडिएट एक्शन रहेगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, व्हेन शुड द बेसलाइन वाइटल साइन बी रिकॉर्डेड बिफोर इनिशिएटिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप कर रहे हैं किसी भी पर्सन का, तो वाइटल साइंस कब मॉनिटर आप करेंगे। मतलब ऐसा तो है नहीं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपने स्टार्ट कर दिया और उस पेशेंट को आप छोड़ के कहीं और जाके मज़े कर रहे हो। अगर आप मज़े कर रहे हो तो पेशेंट को पीछे से कोई भी रिएक्शन हो सकती है और उस रिएक्शन की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। उस पेशेंट को 15 मिनट तक तो वहीं ऑब्जर्व करना है। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, एज ए नर्स आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसी पेशेंट को कर रहे हैं तो आप कितने समय तक उस पेशेंट के पास में रहेंगे, ऐसा सवाल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है। 15 मिनट तक तो उस पेशेंट के पास रहना ही रहना है। अगर आपको वाइटल साइन मॉनिटर करने हैं उस पेशेंट में तो 30 मिनट, विद इन 30 मिनट, जैसे ही 30 मिनट होते हैं जाइए पेशेंट के पास, उसके वाइटल्स आप चेक कीजिए कि
कहीं ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे हैं, पेशेंट की कंडीशन ठीक है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको मॉनिटर करनी होती है। अगला सवाल देखिए, ए नर्स शुड चेक द अवेलेबिलिटी एंड पेटेंसी ऑफ एन इंट्रावेनस एक्सेस लाइन। जो आईवी एक्सेस लाइन है उसकी पेटेंसी और अवेलेबिलिटी को चेक करने के लिए नर्स क्या करेगी? दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन ए, बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड। यानी कि जो ब्लड यूनिट है वहाँ से मतलब बिफोर ब्रिंगिंग ब्लड यूनिट टू वार्ड, इससे पहले क्या करना है, इंट्रावेनस एक्सेस लाइन की पेटेंसी और अवेलेबिलिटी है वो आपको पहले चेक कर लेनी है। तो ऑप्शन जो ए है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस रिकमेंडेशंस ऑफ नर्सिंग केयर ऑफ एक्यूट स्ट्रोक पेशेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। यहाँ पर भी एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया, सभी के सभी क्या है, एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस है जिसमें रिकमेंड कर रखी है नर्सिंग केयर जो भी एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है उसके लिए, एक को छोड़कर। तो यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना है वो क्या करना है, ऑप्शन सी, ऑब्जर्व द पेशेंट। ऑब्जर्व द पेशेंट को छोड़कर बाकी सभी सी है। रैपिड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रायाज, जो एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है उसके लिए रैपिड आइडेंटिफिकेशन आपको करना है और ट्रायाज जो मैनेजमेंट होता है वो आपको करना है। इनेबल डिलीवर टू रिलीवेंट टाइम क्रिटिकल ट्रीटमेंट, जो क्रिटिकल ट्रीटमेंट है उसके लिए ऐसा नहीं है कि टाइम आप किसी और पेशेंट को दे रहे हो, पेशेंट क्रिटिकल है उसके बाद भी आप किसी दूसरे पेशेंट को देख रहे हो, ऐसा नहीं है। ओके, देखिए नेक्स्ट, रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ एक्यूट स्ट्रोक यूनिट टू ऑनगोइंग असेसमेंट एंड प्रोविजन ऑफ फर्दर ट्रीटमेंट। साथ ही साथ जो एक्यूट स्ट्रोक का पेशेंट है उसको उस एक्यूट स्ट्रोक यूनिट में लेके जाना है, वहाँ पे उसका ऑनगोइंग असेसमेंट, जब आप ले जा रहे हो उस दौरान असेसमेंट करते रहना है और साथ ही साथ जो फर्दर ट्रीटमेंट वगैरह उसको देना है वो भी प्रोवाइड करते रहना है। तो ये सारे के सारे एविडेंस बेस्ड जो है ये आपकी मतलब स्ट्रोक पेशेंट को केयर देने के लिए सारे के सारे एविडेंस बेस्ड क्लिनिकल प्रैक्टिस है। एक जो नहीं है वो कौन सा है, ऑब्जर्व द पेशेंट। बाकी जीएमसीएच जो फाइनल आंसर मानेगा वहीं हम आपको बाद में और बता देंगे जब फाइनल आंसर की जीएमसीएच की तरफ से आएगी। फिलहाल अभी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट प्रायोरिटी इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट बर्न इंजरी वुड बी। देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी आपको पूछी गई है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हैं और आपके पास में पेशेंट है एक्यूट बर्न इंजरी का, तो यहाँ पर आप फर्स्ट प्रायोरिटी क्या देंगे? दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, मेंटेनिंग एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। एयरवे मेंटेन करना है, ब्रीदिंग मेंटेन करना है और सर्कुलेशन ये आपको चेक करना है। तो ये चीज़ें पहली प्रायोरिटी आपकी रहेगी मेंटेन करने की, जो भी पेशेंट आपके पास में आया है एक्यूट बर्न इंजरी का, इसके लिए जो आप फर्स्ट प्रायोरिटी करेंगे वो क्या करेंगे यहाँ पे, मेंटेन एयरवे ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। अगला सवाल देखिए, इन क्लिनिकल सिचुएशन विच मेथड फॉर हैंड हाइजीन इज टू बी प्रीफर्ड। देखिए क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर जो हैंड हाइजीन का मेथड यूज़ लिया जाता है वो कौन सा है, या फिर किस मेथड से हैंड हाइजीन की जाती है? दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, यूज़ अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र। जैसे भी कोविड-19 चला था उस दौरान खूब सारे सैनिटाइज़र बटे थे, वहीं सैनिटाइज़र क्लिनिकल सिचुएशन के अंदर यूज़ लेना होता है। तो जो हैंड हाइजीन है उसके लिए क्या करना है, क्लिनिकल जो अल्कोहल बेस्ड जो हैंड सैनिटाइज़र है वो आपको यूज़ करना है। अगला सवाल देखिए, फॉर हैंड हाइजीन प्रोसीजर, फिर से हैंड हाइजीन का सवाल है। देखिए क्या पूछा जा रहा है, हैंड हाइजीन प्रोसीजर के दौरान विच पैरामीटर आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन सा पैरामीटर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। जहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव आ रहा था वहाँ पर तो सारे अभी तक तो ऑल ऑफ दी अबव ही हुए हैं, और जहाँ पर बोथ ए एंड बी वगैरह आ रहा था वहाँ पर भी ऑलमोस्ट सभी के जो राइट आंसर हुए हैं वो क्या हुए हैं, बोथ ए एंड बी। टाइम ड्यूरेशन हैंड वॉशिंग का उसका आपको ध्यान रखना है, टेक्निक ऑफ हैंड वॉशिंग वो भी आपको ध्यान रखनी है। मेडिकल और सर्जिकल दोनों हैंड वॉशिंग अलग अलग होती है, तो वो जो टेक्निक्स है वो भी आपको याद रखनी है। तो हैंड प्रोसीजर मतलब हैंड हाइजीन प्रोसीजर में इन पैरामीटर्स का आपको ध्यान रखना ही रखना होता है। अगला सवाल देखिए, विच नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बेस्ट प्रिवेंशन डेवलपमेंट ऑफ डीप वेन, मतलब डीप वेन थ्रोम्बोसिस आपने पढ़ा होगा है ना, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म इन ए पोस्ट सर्जिकल पेशेंट का ऑपरेशन हो चुका है और पेशेंट रिकवरी रूम के अंदर है, पोस्ट सर्जिकल पेशेंट के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म को प्रिवेंट करने के लिए आप कौन सा नर्सिंग इंटरवेंशन करेंगे? दोस्तों यहाँ पे एज नर्स आपको एक्शन लेना है ताकि इस पेशेंट को
क्या ना हो, डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो क्या करेंगे यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑप्शन फर्स्ट जो है वो राइट आंसर करना है पहले तो। उसके बाद जब आप यहाँ पे लग जाएं, जॉब आपको मिल जाए, उसके बाद में आपको ट्रीटमेंट करना है, जो भी इंटरवेंशन है वो आपको परफॉर्म करना है। देखिए यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना था, हाइड्रेशन एंड फिजिकल मूवमेंट ऑफ पेशेंट। फिजिकली मूवमेंट जो है पेशेंट को वो आपको देते रहना है और हाइड्रेशन स्टेटस जो है वो मेंटेन करके रखना है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि भाई एनक्लेक्स बेसिस सवाल पूछा गया है, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर लग रहा है ना। बाकी तो बिल्कुल इजी सवाल, बिल्कुल एक एक दो दो लाइन के सवाल पूछे गए हैं। देखिए सवाल में क्या पूछा जा रहा है, ए पेशेंट ऑफ एनीमिया विथ हीमोग्लोबिन ऑफ 7 ग्राम परसेंट has been advised iron injections as the preferred therapy by the physician। देखिए एक पेशेंट है जिसको एनीमिया हुआ है और उसमें हीमोग्लोबिन का लेवल आपको दे रखा है कि 7 ग्राम परसेंट जो है उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, मतलब इतना ही हीमोग्लोबिन है। अब जो फिजिशियन है उन्होंने कहा है कि आयरन इंजेक्शन आपको खाने हैं, यही आपके लिए प्रीफर्ड थेरेपी है। अब सवाल आगे क्या पूछा जा रहा है, ऑन बीइंग गिवन द प्रिस्क्राइब्ड इंजेक्शन बाय इंट्रामस्कुलर रूट द पेशेंट सडनली डेवलप ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड हाइपोटेंशन। अब आप एज नर्स वहाँ पे केयर दे रहे हैं, तो आपने क्या किया, जो आयरन का इंजेक्शन था वो आपने इंट्रामस्कुलरली इस पेशेंट को एडमिनिस्टर करवा दिया। अब इस पेशेंट में हुआ क्या, सडनली इस पेशेंट को ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो गई। अब सवाल क्या पूछा जा रहा है, व्हाट वुड बी द मोस्ट प्रोबेबल कॉज। ये जो कंडीशन अराइज हुई है इसका मोस्ट प्रोबेबल कारण क्या है। आपने क्या किया, फिजिशियन ने ऑर्डर दिया या फिर फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया कि इसको आयरन इंजेक्शन लगाना है, आपने तो क्या किया है, सिर्फ आपकी ड्यूटी निभाई है। ड्यूटी में आपने क्या किया, इंजेक्शन जो था उस पेशेंट को आपने लगा दिया। पेशेंट को इंजेक्शन लगाते ही ब्रीथलेसनेस, नोजिया एंड हाइपोटेंशन की कंडीशन डेवलप हो गई। अब सवाल ये है कि इस कंडीशन के होने के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन। इस आयरन इंजेक्शन का यानी कि इस आयरन इंजेक्शन की एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन की वजह से पेशेंट में ये कंडीशन डेवलप हुई है। तो कारण आपको क्या बताना है, एनाफाइलेक्सिस। बहुत बार ये सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन को बिल्कुल, क्वेश्चन तो इजी था लेकिन थोड़ा सा ऐसा है कि पूछने का तरीका जो एग्जामिनर का होता है वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड टाइप का होता है। जैसे एम्स नॉर्सेट में, अभी यहाँ पे जीएमसीएच में तो इतने ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट सवाल तो आए भी नहीं है, लेकिन एम्स नॉर्सेट में जो एग्जामिनर होता है वो सिर्फ जो भी स्टूडेंट है उसकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है कि एज नर्स ये क्या क्या कर सकता है। इनको ऐसी ऐसी कंडीशन दे कि आपके पास में ऐसा पेशेंट है, एज नर्स आप क्या करेंगे, आपके पास में ऐसा पेशेंट है, इतनी इतनी डोज जो है वो आपको देनी है, कैसे आप कैलकुलेट करके देंगे। तो इस प्रकार के जो एग्जामिनर होता है वो क्या करता है, आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। दोस्तों एक चीज़ तो मैं आपको फिर बता दूं, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो नेगेटिव मार्किंग का विशेष तौर से आप ध्यान रखिए करें। जब भी आप एग्ज़ाम दो, नेगेटिव मार्किंग से आप जितना बचोगे उतना ही आप आगे बढ़ोगे। नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा नीचे आपको गिरा देती है, ध्यान रखना। नेगेटिव मार्किंग का जब भी आपके एग्ज़ाम हो उसमें ज़रूर ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर इज़ टिपिकली, जो नॉर्मल रेक्टल टेम्परेचर होता है वो टिपिकली कैसा होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको करना था ऑप्शन सी, ग्रेटर देन द ओरल टेम्परेचर। यानी कि ओरल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, लेकिन यही टेम्परेचर आप अगर रेक्टल रूट से आप ले रहे हैं तो ये टेम्परेचर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाएगा, यानी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो जो ग्रेटर देन ओरल टेम्परेचर है ये आपको राइट आंसर करना है। अगला सवाल देखिए, द बेस्ट स्ट्रेटजी टू प्रिवेंट कैनुला साइट इन्फेक्शन इज। कैनुला साइट इन्फेक्शन हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, यूज़ ऑफ हैंड हाइजीन एंड एसेप्टिक टेक्निक ऑफ इंसर्शन। यानी कि जो हैंड हाइजीन है और एसेप्टिक जो टेक्निक है इंसर्शन की वो आपको यूज़ करनी है, ताकि पेशेंट को आईवी साइट जो कैनुला साइट इन्फेक्शन है वो ना हो। देखिए एक क्वेश्चन रिमेनिंग रह गया, देखिए कोई बात नहीं। जो क्वेश्चन नंबर 92 है वो देखिए, इफ़ ए पेशेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑर्थोपनिया इट इज़ बेस्ट टू मेक हिम। सवाल क्या पूछा जा रहा है, पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा है ऑर्थोपनिया की, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पेशेंट को कौन सी पोजीशन आप प्रोवाइड करेंगे, या फिर एज नर्स आप यहाँ पे इस पेशेंट को क्या कह सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सेकंड, सिट ऑन बेड इन अपराइट पोजीशन। बिल्कुल
पेशेंट को बिठा देना है अपराइट पोजीशन में ताकि उसको ब्रीदिंग डिफिकल्टी ना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका ऑप्शन जो बी है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज फॉर एन अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट से सवाल पूछा गया। इमीडिएट नर्सिंग केयर एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, कौन से पेशेंट को दे रहे हैं आप? अनकॉन्शियस पेशेंट को होश नहीं है, पेशेंट कुछ भी मतलब कहने लायक नहीं है, ना ही आपको कुछ बताने लायक है, मतलब पेशेंट क्या है? अनकॉन्शियस है ना। तो यहाँ पे आप इमीडिएट जो भी नर्सिंग केयर एक्टिविटीज़ आप दे रहे हैं वो सारी की सारी आप परफॉर्म करोगे एक को छोड़कर। यहाँ पे आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, मेंटेनिंग न्यूट्रिशन। इसको छोड़कर बाकी सभी एक्टिविटीज़ अनकॉन्शियस पेशेंट के साथ में या फिर इस अनकॉन्शियस पेशेंट को आप नर्सिंग केयर देंगे। देखिए, मेंटेन एयरवे पेटेंसी ये आपको रखनी है, मेंटेनिंग फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस ये भी उस पेशेंट में रखना है, मेडिकेशन मैनेजमेंट जो भी मेडिकेशंस देनी होती है उस पेशेंट को वो मेडिकेशंस आपको प्रेस्क्राइब करनी है, मतलब एडमिनिस्टर करनी है। प्रेस्क्राइब तो फिजिशियन करेगा बट जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो नर्स का होता है, तो ये आपको काम करने होते हैं। तो ये सारे के सारे अनकॉन्शियस पेशेंट के लिए काम हम एज नर्स वहाँ पे करते हैं। जो मेंटेनिंग न्यूट्रिशन है वो काम यहाँ पे नहीं होगा, ये एक्सेप्ट से आपको यहाँ पे सवाल पूछा गया। अगला सवाल देखिए, अर्ली इंडिकेटर ऑफ हाइपोक्सिया इन ए पेशेंट इज। अभी 2-4 दिन पहले ही हमने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये मतलब टेस्ट के अंदर ये सवाल दिया था और मैंने आपको पूछा भी था कि लेट इंडिकेटर क्या होगा? हाइपोक्सिया का, और अर्ली इंडिकेटर क्या होगा? हाइपोक्सिया का। दोस्तों राइट आंसर आपको करना था यहाँ पे ऑप्शन ए, एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। हाइपोक्सिया अगर पेशेंट में डेवलप हो रहा है तो उसका अर्ली सिम्टम क्या नज़र आएगा? एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। बिल्कुल पेशेंट जो है एंजाइटी फील करेगा और रेस्टलेसनेस रहेगा। लेट साइन आपको अगर पूछ ले कि हाइपोक्सिया का लेट साइन क्या होता है तो दोस्तों राइट आंसर कर देना ऑप्शन सी, साइनोसिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आगे फ्यूचर में आपको ये सवाल पूछा जा सकता है। अगला सवाल देखिए, द फर्स्ट रेस्पॉन्स ऑफ ए नर्स ऑन नोटिसिंग सस्पेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन शुड बी। देखिए नर्स जो है वो फर्स्ट रेस्पॉन्स क्या होगा या फिर फर्स्ट एक्टिविटी नर्स क्या करेगी जब किसी पर्सन को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं और उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको राइट आंसर क्या करना है? ऑप्शन सी, स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन। ये तो क्या है? गवर्नमेंट सवाल है, यानी सरकारी सवाल है जो ऑलमोस्ट सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि भाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो रही है तो एज नर्स आप क्या करेंगे? तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उसको स्टॉप करेंगे। ये सवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल देखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटेंडेड आउटकम ऑफ यूजिंग साइड रेल्स ऑन पेशेंट बेड वुड बी। यानी जो साइड रेल्स पेशेंट के लिए यूज़ की जाती है इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब ये क्यों यूज़ की जाती है, सवाल ये पूछा जा रहा है। यहाँ पर जो आपको राइट आंसर करना है वो क्या करना है? ऑप्शन फर्स्ट, प्रिवेंटिंग पेशेंट फॉल्स एंड इंजरी। मतलब जो पेशेंट है उसको गिरने से बचाने के लिए, पेशेंट को कोई इंजरी ना हो इससे बचाने के लिए जो साइड रेल्स है वो यूज की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इन ए पेशेंट डायग्नोस्ड ऑफ हैविंग एन एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक द फर्स्ट नर्सिंग केयर रेस्पॉन्स वुड बी। देखिए आपके पास में पेशेंट आया है एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक का, एज ए नर्स आप यहाँ पे पहला काम क्या करेंगे? दोस्तों यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट। बहुत बार ये सवाल भी पूछा जाता है, ये भी क्या है? सरकारी सवाल है। ये भी क्या है? सरकारी सवाल है जो सरकारी एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। सरकारी वैकेंसीज की जो भी एग्ज़ाम्स होती है उनमें पूछा जाता है। करेक्ट आंसर आपको करना है ऑप्शन ए, एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन। जब भी एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होती है या फिर एक्यूट एनाफाइलेक्टिक अटैक पेशेंट को आता है तो एज नर्स क्या करना होता है? पेशेंट को एपिनेफ्रिन एडमिनिस्टर करना होता है। अगला सवाल, सेकंड लास्ट सवाल देखिए क्या है? द कार्डिनल साइन ऑफ कार्डियक अरेस्ट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जो कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट होते हैं उनमें सभी कार्डिनल साइन देखने को मिलते हैं एक को छोड़कर। यहाँ पर आपको राइट आंसर करना था ऑप्शन सी, कॉल्ड काल्मी स्किन। ये नहीं होगा कार्डियक अरेस्ट के पेशेंट के अंदर, बाकी सभी देखने को मिलेंगे। एपनिया भी होगा, डायलेटेड नॉन रिएक्टिव प्यूपिल्स भी देखने को मिलेगी, एब्सेंस ऑफ कैरोटिड एंड फीमोरल पल्स भी देखने को मिलेगी। जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, आपको यहाँ पे राइट आंसर क्या करना था? ऑप्शन सी। बाकी सभी जो कंडीशन है ये कार्डियक अरेस्ट के कार्डिनल साइन है, ध्यान रखना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो आपको फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिल सकता है।
फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दें और आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक दे रखी है, उस ऐप को डाउनलोड करके आप प्रीवियस ईयर के सभी पेपर्स पढ़ सकते हैं और ये पेपर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, विथ रेशनल आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अपने फ्रेंड्स को लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। देखिए लास्ट सवाल क्या है, CPR से सवाल पूछा गया है, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन इंक्लूड। आपको सवाल में ये पूछा जा रहा है कि CPR या फिर कार्डियोपल्मोनरी जो रिससिटेशन होता है उसके करेक्ट सीक्वेंस आपको बतानी थी। दोस्तों यहाँ पे आपको ये पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस, ये नहीं पूछा गया था कि आप कैसी यूज लेंगे, है ना। CPR की टेक्निक जो है वो क्या है, ABC, लेकिन यूज आप कैसे करते हैं, सर्कुलेशन चेक करते हैं, ब्रीदिंग देते हैं, एयरवेज चेक करते हैं, है ना, इस प्रकार से मतलब मेंटेनेंस वगैरह जो भी करते हैं ना। यहाँ पर आपको करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है CPR की, तो यहाँ पर आपको आंसर में करना था ABC, यानी एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो दोस्तों ये थे हमारे 100 क्वेश्चंस जो इस GMCH के एग्जाम में पूछे गए थे। बिल्कुल इजी ये पेपर था, ज़्यादा कुछ भी ऐसा, एक दो क्वेश्चंस आपको ऐसे लगे होंगे जो थोड़े से स्टैंडर्ड लेवल के थे, बाकी कोई क्वेश्चन इसमें स्टैंडर्ड लेवल का मेरे को लगा नहीं। सारे के सारे जो क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं वो प्रीवियस ईयर की एग्जाम पेपर्स से ही पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर भी कहा था और एक बार फिर से आपको कह देता हूँ कि प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना। हमारे ऐप के ऊपर ये सारे के सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, करीबन 70+ पेपर्स डाले गए हैं और भी अभी पेपर्स उस पर अपलोड होने हैं, तो वो आप प्रीवियस पेपर्स अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे से अच्छी कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो वेरी मच।